क्या जनता ने नीतीश कुमार के विकास और मोदी के साथ को ही सत्ता सौंपने का मन बना लिया है? क्या बिहार की जनता ने इस बार बिहार में बदलाव की सोच तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ जाने का फैसला ले लिया है? क्या इस बार बिहार में छोटे दल बिगाड़ने जा रहे हैं एनडीए और महागठबंधन का पूरा खेल? और क्या दूसरे चरण के मतदान से पहले ही लोगों ने दे दिया है किसी एक गठबंधन को समर्थन का संकेत? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे बिहार के दूसरे चरण के मतदान से पहले उठे कुछ सवालों की। हम बात करेंगे कि क्या सही में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के पिछले कुछ सालों में किए गए विकास कार्यों और भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार के साथ मोदी पर विश्वास जताते हुए उनके साथ जाने का मन बना लिया है, या इस बार जनता सही में वोट चोरी के मुद्दे को गंभीर मानते हुए नीतीश कुमार को बदलने के लिए बम्पर वोटिंग के साथ मतदान केंद्रों पर नजर आई थी? क्या सही में इस बार तीसरा मोर्चा बिहार में सरकार गठन के लिए अहम साबित होने जा रहा है, जिसमें जनसुराज की पार्टी और ओवैसी की AIMIM अहम भूमिका में नजर आएंगे? और आज के इस वीडियो में आखिर में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों महागठबंधन की ओर से बिहार चुनावों की शुरुआत जिस मुद्दे यानी वोट चोर के साथ हुई थी, उसका अंत भी उसी मुद्दे के साथ करती नजर आ रही है महागठबंधन। तो चलिए अपने इस वीडियो में आगे बढ़ें। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो बता दें कि बिहार में दूसरे चरण का मतदान कल सुबह से शुरू होगा। पहले चरण में हुई वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण पर भी सियासी दलों की नजरें टिकी हुई हैं। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों का भविष्य जनता कल ईवीएम मशीनों में बंद कर देगी, जिसका खुलासा 14 नवंबर को होगा। अब देखना यह होगा कि एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार के काम और पीएम मोदी के नाम पर सब कुछ टिका हुआ है, जनता क्या एनडीए को फिर से सत्ता की चाबी थमाएगी या नहीं? वो भी ऐसे समय में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव फिर से सत्ता में वापसी की जुगत में लगे हुए हैं। तेजस्वी का MY समीकरण उनके लिए क्या चमत्कार करता है? तो क्या पहले चरण में हुई ये बम्पर वोटिंग किसी बदलाव का संकेत है या नीतीश कुमार पर विश्वास का इजहार? अगर हम इन दोनों गठबंधनों के प्लस और माइनस पॉइंट्स का आकलन करें तो कुछ जगहों पर जहां दोनों में टक्कर नजर आती है, तो कुछ जगहों पर एनडीए एक तरफ झुका हुआ नजर आता है और कुछ जगह पर महागठबंधन को बढ़त भी मिलती नजर आ रही है। यानी यह कहा जाए कि इस बार मुकाबला बहुत आसान भी नहीं होने जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में जो कुछ दल खड़े हुए हैं, उनमें से कुछ सही में प्रभावी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है या उनके साथ जाना तय किया है, यह 14 तारीख को ही साफ हो पाएगा। लेकिन दूसरे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से बात करते हैं दोनों गठबंधनों की मजबूतियां और मजबूरियों के बारे में। अगर बात पहले सत्तारूढ़ एनडीए की करें तो इस समय एनडीए के लिए नीतीश कुमार को एक मजबूत आधार के तौर पर ही देखा जा रहा है। पहले चरण में महिलाओं को जो लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथों के बाहर नजर आईं, राजनीति के जानकार उसे नीतीश कुमार की महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई गई योजनाओं का ही परिणाम बता रहे हैं। वहीं अगर एनडीए सरकार के प्लस पॉइंट की बात करें तो इस समय जदयू और भाजपा के साथ ही पूरे एनडीए के बीच एकजुटता भी नजर आ रही है। कुछ मुद्दों को छोड़ दें तो एनडीए एक एजेंडे के साथ आगे बढ़ती नजर आई है। इसके साथ ही संघ का समर्थन भी एनडीए को मजबूत करता नजर आया है। इस सबसे इतर नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आई। नीतीश के साथ केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाओं के चलते सरकार एनडीए के पक्ष में एक अच्छी हवा बनाती नजर आई। पहले चरण में महिलाओं की लंबी कतारें इसका उदाहरण भी कही जा रही हैं। हालांकि एनडीए के माइनस पॉइंट की बात करें तो 2 दशक से सत्ता में बैठे नीतीश कुमार के खिलाफ
सत्ता विरोधी लहर को कुछ स्तर पर विपक्षी दल भुनाने में सफल भी होते नजर आए हैं। कुछ युवा नीतीश के बजाय इस बार तेजस्वी जैसे युवा चेहरे को मौका दिए जाने की बात कहते नजर आए। इसके साथ ही अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा पर सवर्णों की पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है। बिहार में अभी यही ठप्पा भाजपा को लेकर बना हुआ है और इसके चलते पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के नेता आज भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा के खिलाफ हवा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राजद और कांग्रेस समेत वीआईपी और वाम दलों का महागठबंधन कुछ मुद्दों पर एनडीए के खिलाफ माहौल बनाने में सफल भी हुआ है। वोट चोरी का मुद्दा अभी भी विपक्ष पूरे जोर शोर से उठा रहा है। इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें संदेश देने की कोशिश की गई कि नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के दबाव के चलते वोटों की चोरी करवाई जा रही है। इसके साथ ही बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया, जिसमें पिछले 2 दशकों से सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं बना पाने की बात कही गई। कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी विपक्ष के नेता सरकार को जमकर घेरते नजर आए। इसके साथ ही पीके की जनसुराज पार्टी ने जो अभियान चलाया उसका ज्यादा नुकसान एनडीए को होता नजर आया है। बहरहाल ये तो रही एनडीए के पक्ष में बने माहौल और उसके माइनस पॉइंट की। अब अगर बात महागठबंधन की करें तो राजद का एमवाई समीकरण अगर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ तो यह बात साफ है कि वह सत्तारूढ़ एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मुस्लिम और यादव वोटरों को राजद का मजबूत समर्थक माना जाता है। अगर आंकड़ों को देखें तो बिहार में इस बार एम यानी मुस्लिम और वाई यानी यादव फैक्टर 32% का अकेले वोट बैंक है, जो महागठबंधन के पक्ष में खड़ा नजर आता है। इसके साथ ही इस बार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का मुद्दा उठाते हुए महागठबंधन के नेताओं के कई हमले सीएम को लेकर हुए। ऐसे में कुछ युवा इससे प्रभावित भी हुए और इस बार युवाओं ने तेजस्वी के चेहरे पर विश्वास भी जताया है, खासकर उनके उस वायदे पर जिस पर उन्होंने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। हालांकि इस वादे को तेजस्वी कैसे निभा पाएंगे, इसके लिए उन्होंने कहा कि उनके पास एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि वो ब्लूप्रिंट क्या सही में चुनावी वादा था या कुछ सही में ठोस है। हालांकि अगर महागठबंधन के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर नजर आया गतिरोध का नुकसान महागठबंधन को जरूर हुआ होगा। वहीं कांग्रेस के पास बिहार में कोई मजबूत चेहरा नहीं होना भी महागठबंधन के लिए नकारात्मक रहा। महागठबंधन के दलों में एकजुटता कम ही नजर आई, चाहे सीट बंटवारे से पहले की अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटने का मुद्दा हो या कई सीट पर फ्रेंडली फाइट का मुद्दा। एनडीए इन मुद्दों पर गठबंधन को घेरती हुई भी नजर आई है। इसके साथ ही इस बार एआईएमआईएम के ओवैसी को महागठबंधन से बाहर रखना भी भारी पड़ सकता है। सीमांचल की 24 सीटों पर इस बार महागठबंधन के पास मौका था कि वो ओवैसी को कुछ सीट देकर अन्य सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत बना सकते थे, लेकिन कुछ सियासी रणनीतियों के चलते ऐसा नहीं हो सका, जिसका असर अब चुनावों में नजर आएगा। वहीं अगर बात तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ी जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की करें तो वह शुरुआत में एक नई सोच के साथ रणनीति और राजनीति करते नजर आए, लेकिन बाद में वह भी पारंपरिक सियासी चालों को चलते नजर आए, जिसमें आरोप प्रत्यारोप और जाति धर्म की राजनीति नजर आई। बहरहाल जितना नुकसान वह एनडीए के पक्ष में खड़े सवर्ण वोटों को काटने के बाद करेंगे, उतना ही नुकसान वह मुस्लिम और अति पिछड़े वोटों की राजनीति करने वालों को भी पहुंचाएंगे। इसके साथ ही युवा वोट बैंक में प्रशांत किशोर की सेंधमारी जरूर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाती नजर आई, क्योंकि युवा सीएम उम्मीदवार और महागठबंधन के सीएम चेहरे के तौर पर तेजस्वी युवाओं को पसंद तो आ रही थी, लेकिन अब पीके कितना डेंट पहुंचाएंगे यह फिर से आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब तय जनता ने कर लिया है कि वह किसके पक्ष में वोट देने जा रहे हैं। वह एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से सेट किए जा रहे नैरेटिव को भी सही से पढ़ते नजर आ रहे हैं।
ऐसे में YBN बिहार झारखंड की टीम आप लोगों से अनुरोध करती है, भले ही आप अपनी विचारधारा के तहत किसी को भी वोट करें, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र के इस पर्व को भी पूरे जोश के साथ मनाएं, ताकि अपने राज्य के लिए एक मजबूत और सकारात्मक सोच वाली सरकार का गठन करने में आपकी भूमिका भी नजर आए। तो क्या है इस मुद्दे पर आप लोगों की राय? बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? बिहार में एनडीए की सरकार की जीत का क्या होगा एक्स फैक्टर, और महागठबंधन की जीत के लिए क्या होने जा रहा है उनके पक्ष में? क्या सही में तीसरा मोर्चा इन दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाता नजर आएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से मुद्दा गर्म है के नए एपिसोड में आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।